नमस्ते बच्चों आज की क्लास में जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट टॉपिक नेम इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। काफ़ी बच्चों को इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उन्हें लगता है ये सबसे बकवास टॉपिक है मैथमेटिक्स में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। आज सारे बच्चे इस टॉपिक को मेरे साथ बहुत ही अच्छे से देखेंगे और बिलीव मी गाइस, आज की क्लास करने के बाद आपको सबसे आसान टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा ये। अच्छा, इस टॉपिक को देखने से पहले आई वुड लाइक एवरीवन टू वॉच द लीनियर इनइक्वालिटीज़, जो कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ का वीडियोस मैंने बनाया हुआ है और आई होप काफ़ी बच्चों ने देखा भी हो। जिन्होंने नहीं देखा वो पहले उसको देख ले, उसके बाद रिलेशन फंक्शन को फॉलो करें, ठीक है? ओके, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे मेरे साथ, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? क्या होता है रिलेशन? संबंध हिंदी में, ठीक है? देखो ध्यान से, इसके लिए अब बेसिक नॉलेज ऑफ सेट्स होनी चाहिए। मान लीजिए ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है बच्चों 7 और 8, ठीक है? आपसे बोलता है ए इंटू बी निकालिए। बच्चों इस ए इंटू बी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो और जब हम ए इंटू बी निकालते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, 1 7 1 8 2 7 2 8 3 7 एंड 3 8। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका बच्चों एक और नाम होता है, इसका नाम होता है रिलेशन। इसको कुछ ऐसे प्रोनाउन करते हैं बच्चों, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या बोलते हैं? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है बच्चों, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अच्छा बच्चों, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि रिलेशन हमेशा सेट ए और सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बने। रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए भी बन सकता है, मतलब बी इंटू ए भी निकाल सकते हैं। ए इंटू बी और बी इंटू ए बच्चों दोनों अलग अलग बातें होती है। हम लोग ए इंटू ए भी निकाल सकते हैं, हम लोग बी इंटू बी भी निकाल सकते हैं। तो जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं उन सबको रिलेशन कहा जाता है। एनी डाउट एनीवन? पक्का? गुड। आगे आते हैं बच्चों, रिलेशन फंक्शन के इस वाले पार्ट के बाद हम अगर मूव करें, नेक्स्ट वुड बी द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन ऑफ अ फंक्शन? सी बच्चों, y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है? डोमेन इज नथिंग, डोमेन इज दी डोमेन से पहले फंक्शन की डेफिनेशन एक बार पहले देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर डोमेन पे मूव करते हैं। देखिए बच्चों, फंक्शन, कब एक रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है? व्हेन टू और मोर डिफरेंट ordered pairs do not have the same first element, then R मतलब relation is said to be a function. ओके, देखिए ध्यान से सारे, एक रिलेशन को फंक्शन कहने के लिए बच्चों देखो, पहले मैं फंक्शन का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एफ वाई एक फंक्शन है जो कि 2x + 1 है और x की वैल्यूज़ हैं ये 1 2 और 9, ठीक है? रिलेशन बनाना है ऐसे x, y लेके, ठीक है? तो सुनो, x को 1 लोगे तो y 3, x को 2 लोगे तो y 5 और x को 9 लोगे तो y 19, ठीक है? नाउ ये जो रिलेशन है बच्चों, इसमें वी हैव दीज कॉल्ड पेयर्स एंड ऑल आर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जिसमें कम से कम एक एलिमेंट डिफरेंट हो, चाहे पहला एलिमेंट डिफरेंट हो या दूसरा एलिमेंट डिफरेंट हो, ठीक है? देखो, तो सब में पहले एलिमेंट अलग अलग हैं, तो इसको फंक्शन कहा जाएगा। अभी बताया था ऐसा होता क्यों है बच्चों। मान लो ऐसा दे रखा है 1 9 2 6 1 8। अब देखो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इन दोनों पेयर्स में, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं क्योंकि एक एलिमेंट अलग अलग है। तो बच्चों और पहला एलिमेंट इसमें सेम है। देखो ऐसा कोई जादू तो नहीं होगा, पहले x को 1 डाला y 9 आया, फिर पता नहीं ऐसा कोई जादू ना हो जाए कि 1 डाल के y 8 आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एक x पे
एक ही y आएगा, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। आगे अगर देखें तो नाउ इफ आई राइट r इज लेट अस सपोज 1 1 2 3 एंड 1 1, गाइज ये भी फंक्शन है बिकॉज ये दोनों के दोनों सेम ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। और देखो मान लो ये लिखा मैंने 1 1 2 4 -2 4, ये भी फंक्शन है बिकॉज पहले एलिमेंट अलग अलग हैं। सेकेंड एलिमेंट कैन बी सेम, फंक्शन में पहले एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, ठीक है बच्चों, फाइन। सो दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सो आई होप कोई बच्चा भूलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखिए प्लीज। नेक्स्ट है मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स डोमेन। क्या होता है डोमेन? डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x at which f of x is well defined. Guys, whenever I say well defined का मतलब होता है a finite value, ठीक है। well defined मतलब आंसर कैन नेवर बी नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए किसी भी x की वैल्यू पे y की वैल्यू, ठीक है ना बच्चों। डोमेन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो इसके लिए मैंने कुछ केसेस बनाए बच्चों, उन केसेस को आप फॉलो करेंगे आपको डोमेन चुटकियों में समझ आएगा, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले केस नंबर 1, केस नंबर 1 है बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल फंक्शन बच्चों? पॉलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे कि ये देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, जैसे कि ये होल नंबर है। अच्छा, कांस्टेंट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल बिकॉज इसमें देखो x की पावर 0 आ सकता है ना, ठीक है। और बच्चों अब इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी डालिए, x की वैल्यू कुछ भी डालिए, चाहे 10 लाख 15 लाख 50 लाख 1 करोड़ -1 करोड़ कुछ भी डालिए, y का आंसर भी फाइनाइट ही आएगा, कोई ना कोई वैल्यूज तो आएगी। तो बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। केस 2, केस 2 इज रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन। ना व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल फंक्शन? जो कि होता है p बाय q फॉर्म, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x + 1 अपॉन में x - 3। सो गाइस x - 3 should not be equal to 0, x should not be equal to 3, or x belongs to R other than 3, ठीक है। एनी डाउट? पक्का? ठीक है बच्चों, केस 2 तक क्लियर। देन केस 3, केस 1 मिटा दूं, केस 1 मिटा दिया बच्चों, केस 3 लिख रहे हैं। केस 3 इज इवन नंबर फ्रूट्स। इवन नंबर फ्रूट्स मतलब स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट टिल 2nth रूट। बच्चों अगर आपको याद हो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और इमेजिनरी रूट्स वो रूट्स होते हैं जिनको हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसलिए हम ऐसी एक्स की वैल्यूज चाहेंगे बच्चों जिस पे फंक्शन वैल्यू क्या आए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। √0 भी डिफाइंड होता है बट अंडर रूट नेगेटिव पार्ट डिफाइंड नहीं होता। क्लियर?
आगे देखते हैं बच्चों। केस 3 के बाद नेक्स्ट है मेरे पास केस 4। केस 4 है logarithm function. Fine. In short, log function. Guys, y बराबर log x is well defined when log का एंगल इज पॉजिटिव। बच्चों log का एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। आई एम राइटिंग सर्टेन क्वेश्चन। फाइन, पहला क्वेश्चन है बच्चों 1/x+3। Second is √2x+4. Third is √5 - x. Fourth is 2x+1/x² - x. Then fifth is √x-1/x+2 x-3, नहीं x+2 और यहाँ x-2. Then √x+1 + 1/√x-1. Then √x² - 5x + 6. Then 2x+1 x³ - 3x² + 2x. Then y is equal to ln 3x - 1/1 - x. Then y is equal to ln of ln x. Then y is equal to 1/ln of ln x - 1. Then y is equal to ln mod x. Then y is equal to ln x² - 1. 2-3 और लिख लेते हैं बच्चों। Then y is equal to 1/में √ mod x - x. Then y is equal to 1/ greatest integer of x - x. Then y is equal to 1/में log base 10 1 - x √x+2। गाइज ये क्वेश्चन करते हैं आराम आराम से एक एक करके। पहले आप आराम से लिख लीजिए क्वेश्चन, कोई गलती से हो सकता है करते करते मिटा दूँ, भरोसा नहीं है मेरा। सबसे पहले क्वेश्चन 1 क्या है, y is equal to 1/x+3। तो x+3 should not be equal to 0, x should not be equal to -3, x belongs to r other than 3। ये आ रहा है सबका फर्स्ट का आंसर। चाहो तो 10 मिनट के लिए पॉज करके उसके बाद सॉल्यूशन देख लो। कुछ बच्चे तो मानेंगे नहीं, मेरे साथ साथ ही लिखना पसंद करेंगे। गाइज देख देख के करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले खुद ट्राई मार लो। ये इधर आएगा -4 और x ग्रेटर देन -2, -2 से इन्फिनिटी। क्वेश्चन 2 यही आ रहा हो। क्वेश्चन 3 y is equal to √5 - x. 5 - x greater than equal to 0, -x greater than equal to 5, x less than equal to 5। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है जी, फोर्थ y is equal to 2x+1 में x² - x। x² - x should not be equal to 0, x कॉमन लीजिए, ये बचेगा x should not be equal to 0 and 1। फाइनल फॉर्मूला इज x belongs to r other than 0 and 1। That's all, ठीक है।
नेक्स्ट इज फिफ्थ. फिफ्थ इज y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री. ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है बच्चों, दैट हैज टू बी पॉजिटिव. एंड बच्चों इनइक्वालिटीज में हमने पढ़ा है कभी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते. तो व्हाट वी डू, वी मेक अ नंबर लाइन और -3 1 2 ये नंबर डालेंगे. -3 से पीछे का नंबर उठा लीजिए, -5 उठा लीजिए. -5 -1 नेगेटिव, -5 -2 नेगेटिव, -5 + 3 नेगेटिव. मेरे पास 3 नेगेटिव आ चुके हैं. 3 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. हमें चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है -3 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी. गाइस 2 पे और -3 पे ओपन ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि अगर नीचे इनकी वैल्यूज आ गई तो ये 0 हो जाएंगे और 0 होने से नॉट डिफाइंड आंसर आ सकते हैं. इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट 5 क्वेश्चन. एनी डाउट एनीवन फर्स्ट 5 में? सिंपल. मैं मिटा रहा हूँ बच्चों पहले 5 क्वेश्चन. ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. 6 इज y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स माइनस 1. ठीक है, ध्यान दीजिए प्लीज सारे. इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ऐसे लिख सकते हैं. दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन 1. गाइज इस पे इक्वल टू नहीं आएगा बिकॉज ये डिनोमिनेटर का फैक्टर है. ठीक है, तो फाइनली आंसर हो जाएगा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 से इन्फिनिटी. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों. 7th पे आते हैं. 7th है हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x माइनस 3 x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 2 3 इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी. ठीक है, ये आ गया 7th का आंसर. एनी डाउट? वेरी गुड. 8 पे आते हैं जी. 8 क्या बताइए. 8 है अंडर रूट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x. यानी 2x प्लस 1 x कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और बच्चों 2x प्लस 1 x, इसको लिख लेंगे x माइनस 2 एक्स माइनस 1. अभी बताया मैंने नंबर लाइन बनेगी -12 0 1 2 इन्फिनिटी. -12 से पहले का नंबर यहाँ डालोगे तो 4 माइनस आएंगे, प्लस हो जाएगा. वी नीड पॉजिटिव. सिर्फ -12 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, बाकी सब पे ओपन ब्रैकेट आएगा. क्यों? क्योंकि बाकी सारे डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं. लिखिए इसको 10 8 तक. 9th में आए. क्या है 9th? लॉग वाले क्वेश्चन है अब सारे के सारे. ठीक है, ऑलमोस्ट. ध्यान दीजिएगा प्लीज सारे. 9th में व्हाट इट सेइंग कि y इज इक्वल टू ln 3x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 6. बच्चों लॉग का एंगल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. ठीक है, और लॉग का एंगल पॉजिटिव होने के लिए नंबर लाइन बनाइए माइनस इन्फिनिटी 1/3 1 इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस, नॉट प्लस माइनस प्लस. वैल्यू डालते हैं, इसके पीछे का नंबर 0 डालें, 0 0 डालेंगे, 2 माइनस आएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस. ठीक है, नाउ वी नीड पॉजिटिव. पॉजिटिव में आएगा 1/3 1. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज y ln ऑफ ln x. बच्चों ln ऑफ ln x नेचुरल log होता है. जैसे हम ln x लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है log x टू द बेस e. log x टू द बेस e. सो बच्चों इसमें log का एंगल है log x, सो log का एंगल शुड बी पॉजिटिव. ऐसे लिख सकते हैं.
लॉग का एंगल शुड बी पॉजिटिव, इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स टू द बेस ई। एंड बच्चों एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ये कि लॉग एक्स टू द बेस ए अगर वाई है तो एक्स को लिखते हैं ए की पावर वाई, ठीक है। सो गाइज ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन ई की पावर 0 यानी एक्स ग्रेटर देन 1, यानी आंसर आ गया 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है, प्लीज देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला 11th, y इज इक्वल टू 1 अपॉन ln ऑफ ln x माइनस 1। गाइज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पहले तो हमारे लिए एक रैशनल फंक्शन है ना ये, फिर ln ऑफ ln x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। गाइज इसको क्या लिख सकते हो, log बेस e log x टू द बेस e शुड नॉट बी इक्वल टू 1, देन log x to the base e not equal to e की पावर 1 and x should not be equal to e to the power e, ठीक है। इसके बाद बच्चों log का एंगल शुड बी पॉजिटिव और log x to the base e ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 1 e की पावर 0 आएगा। तो गाइस आंसर होगा 1 से इन्फिनिटी, बट x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, e की पावर e। बच्चों e पता है 1 से बड़ा होता है, अगर किसी को याद हो e की वैल्यू होती है 2.713, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। फाइन, पहले यार खुद कर लेना यार, उसके बाद देख लेना प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट है। ओके 11 के बाद आते हैं 12 पे। 12 देखिए प्लीज क्या है बच्चों, 12 में दे रखा है y इज इक्वल टू ln mod x, लॉग का एंगल शुड बी पॉजिटिव। बच्चों mod x के दो पॉसिबल वेज होते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि mod x पॉजिटिव, mod x अगर पॉजिटिव है तो x की सारी वैल्यूज के लिए mod x पॉजिटिव होगा, ठीक है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल आर अदर देन 0, ठीक है। 13 है दोस्तों, y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर माइनस 1। सो लॉग का एंगल शुड बी पॉजिटिव, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 1 और इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस। सो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, सिंपल, ठीक है। 13 के बाद 14 15 16 देखिए। फोर्टीन क्या है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन x। गाइस क्या करोगे, या तो x पॉजिटिव या x नेगेटिव। बच्चों ये तो हो ही नहीं सकता है ना, x ग्रेटर देन x, तो माइनस 2x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0। आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से। दिस इज ऑल अबाउट टिल क्वेश्चन नंबर 14। वी हैव 2 more क्वेश्चन लेफ्ट बच्चों, एंड इट इज नॉट मैंडेटरी, देन दीज आर दी ओनली क्वेश्चन जिसमें आपको फोकस करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, कमिंग ऑन। आप किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन कीजिए, इन केसेस के बेसिस पे डोमेन में कभी नहीं अटकोगे। फिफ्टीन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन 15 है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स। बच्चों ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, या तो x इंटीजर होगा या नॉन इंटीजर होगा। इसको हिट एंड ट्रायल से करो।
बच्चों लेट अस सपोज x को कोई इंटीजर लो, 8 ले लो, बताओ ये क्या पॉसिबल है? x को 8.3 ले लो, 8.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 होता है, ये पॉसिबल है। तो सारे के सारे नॉन इंटीजर नंबर इस इनइक्वालिटीज को होल्ड कर जाएंगे, और हमें चाहिए भी ऐसे x जो इनइक्वालिटी को होल्ड करें। नॉन इंटीजर वुड बी द आंसर, यानी x बिलोंग्स टू R माइनस ऑफ Z। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक हो गए, 16 तक क्वेश्चन, 17 पे आते हैं, सॉरी 16 पे ही आते हैं, 15 तक होगा। 1 अपॉन में log बेस 10 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। गाइस पहले तुम्हारे लिए ये एक डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, शुड नॉट बी इक्वल टू दिस, शुड नॉट बी इक्वल टू दिस, शुड नॉट बी इक्वल टू दिस। उसके बाद log का एंगल शुड बी पॉजिटिव, उसके बाद अंडर रूट वाला पार्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो -2 से 1 अदर देन 0। ठीक है, सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डोमेन एंड द क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू द रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ओके बच्चों, आफ्टर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ डोमेन, नेक्स्ट वुड बी द रेंज। रेंज के लिए आप सारे बच्चे ज़रा 2 केसेस लिखेंगे। केस नंबर 1, व्हेन डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर और बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस सम फाइनाइट वैल्यू, देन range would be the value of y at that, ये ऐसे लिखिए आप, then find the value of x in terms of y called x equal to gy range would be the value of y at which g of y is well defined। ठीक है, क्लियर बच्चों? बेसिकली रेंज y वैल्यू होती है, जैसे डोमेन x वैल्यू होती है, रेंज y वैल्यू होती है। आप ये 2 केसेस लिख लीजिए, फिर आपको बहुत बढ़िया पिक्चर क्लियर होगी इसकी। व्हेन डोमेन बिलोंग्स टू सम इंटरवल्स देन रेंज वुड बी दी value of y at that intervals as well as the value of y at which f dash x is 0। आप पहले तसल्ली बख्श दोनों पॉइंट्स लिखिए, उसके बाद में आगे प्रोसीड करता हूं। ना बच्चों सबसे पहले केस नंबर 1 पे फोकस करेंगे। केस 1 कह रहा है जब डोमेन रियल नंबर को बिलोंग कर रही है और रियल नंबर माइनस सम फाइनाइट वैल्यूज को बिलोंग कर रही है, देन एक्स की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ वाई। अगर दिमाग चले तो जी ऑफ वाई इज नथिंग बट द इनवर्स फंक्शन एंड रेंज वुड बी द वैल्यू ऑफ वाई एट विच जी ऑफ वाई इज वेल डिफाइंड। ठीक है, क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर। जब डोमेन रियल नंबर है तो तुम्हारे दिमाग में ये वाला केस आना चाहिए। x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी? अंडर रूट वाई माइनस 1 कॉल्ड जी वाई। बच्चों रेंज y की वो वैल्यू होगी जिसपे जी ऑफ वाई एक वेल डिफाइंड आंसर देगा। डोंट यू थिंक सो? दिस डेफिनेशन इज साउंड्स लाइक द डेफिनेशन ऑफ डोमेन, द वैल्यू ऑफ x एट विच f of x is well defined।
है ना। तो बच्चों बेसिकली जी वाई की डोमेन वुड बी द रेंज ऑफ एफ एक्स। हमें y की वो वैल्यू निकालनी जिसपे जी वाई वेल डिफाइंड आए। ये करेंगे y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 से इंफिनिटी। एनी डाउट? पक्का? सिंपल है बच्चों। I'll write 2-3 questions on it, then you people try it. If doubt then ask. देखिए जी, मान लीजिए 3 क्वेश्चन है, रेंज फाइंड आउट करनी है, तो लेट्स फाइंड आउट द रेंज इन दीज 3 क्वेश्चंस। ठीक है, देखो पहले अपने आप निकाल लो यार, उसके बाद देख लेना प्लीज। फर्स्ट में डोमेन तो होगी ऑल आर अदर देन 1। दिमाग चल जाना चाहिए, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, देन एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2। व्हेन यू टेक एक्स वाई माइनस 1 दिस इज वाई प्लस 2, एक्स आ गया वाई प्लस 2 अपॉन में वाई माइनस 1, दिस इज जी वाई। एंड गाइज y माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो y नॉट इक्वल टू 1, y बिलोंग्स टू r अदर देन। ठीक है बच्चों, इसको लिखिए, फिर आगे के 2 ट्राई मारी। सेकंड देखिए जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, शुड नॉट बी इक्वल टू 3, x should not be equal to this, so x belongs to r other than minus root 3 से plus root 3। ठीक है, इनवर्स फंक्शन के लिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर 3y माइनस 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3y माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1, एक्स आ गया अंडर रूट 3y माइनस 1 वाई माइनस 1। तो बच्चों ये जी वाई जो आया है, तो 3y माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पढ़े अभी हमने ऐसे क्वेश्चन, ये प्लस माइनस प्लस बनेगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड देखिए, थर्ड में y बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगी जी, बोलो जी, है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स। कुछ बच्चे तो अटक गए होंगे भैया, इसके बाद क्या करें, दिमाग थोड़ा कम चलाते हो ना तुम लोग, इसको ऐसे लिखो। आई होप किसी बच्चे को डाउट ना हो, डिस्क्रिमिनेंट से ओपन कर लीजिए। ओके, डिस्क्रिमिनेंट से मैंने इसको ओपन कर लिया। अब देखिए, कॉल इट जी वाई गाइज, 1 माइनस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2y एंड 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस दिस माइनस हाफ प्लस हाफ इन्फिनिटी। ठीक है, इससे पीछे का नंबर उठाओ, -10, माइनस आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा, तो y बिलोंग्स टू आ रहा है माइनस हाफ से प्लस हाफ। ठीक है बच्चा लोग। अच्छा, कोई बच्चे कहेंगे सर y बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए बच्चों। रेंज में जब भी आप इनवर्स फंक्शन निकालेंगे, इनवर्स फंक्शन निकालने के बाद जब कोई y एलिमिनेट करेंगे रेंज के लिए, तो एलिमिनेट करते वक्त ये चेक कर लीजिए क्या वो y ओरिजिनल फंक्शन में भी एलिमिनेट हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैं कहता हूँ y 0 नहीं होना चाहिए, बट इसको देखो, क्या y 0 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, जब x की वैल्यू क्या हो, अंडा हो, 0 हो। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है,
तो बच्चों ये हमने किया केस 1 रेंज का, जब डोमेन रियल नंबर वगैरह को बिलोंग कर रही होगी, ठीक है। अब अगर डोमेन रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगी और अगले केस में अगर करेंगे तो क्या होगा, मैं चाहूँगा आप अगला केस एक बार रीड कर लें। मैंने मिटा दिया फिलहाल तो उसको, ठीक है। और मैं इसको डायग्रामेटिकली पहले समझाना चाहूँगा, तो आराम से डायग्रामेटिकली देखिए बच्चों। मैंने एक डायग्राम बनाया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया, उसके बाद एक डायग्राम मैंने ऐसा बनाया, इसके बाद एक डायग्राम मैंने ऐसा बनाया, उसके बाद एक ऐसा बनाया और एक ऐसा बनाया। सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, ये ना डोमेन है फंक्शन की ए से बी, ठीक है। और बच्चों जहाँ पे ग्राफ बेंड करता है ना, बेंड मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बनता है। इस हॉरिजॉन्टल टैंजेंट पे ये जो एक्स वैल्यूज़ हैं जिन पे टैंजेंट बना है, इन एक्स वैल्यूज़ पे डेरिवेटिव ना ज़ीरो होंगे। क्या होंगे? डेरिवेटिव ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू, अगर मैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी y की वैल्यू देखूं तो वो कहाँ से आ रही है? a पे आ रही है और b पे आ रही है। तो y बिलोंग्स टू f ऑफ a से f ऑफ b। एनी डाउट? पक्का? सबसे छोटी। अगर मान लो अब यहाँ पे बेंडिंग पॉइंट ये है जहाँ पे एक डेरिवेटिव ज़ीरो है और y वैल्यू ये रही। अब बताओ सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू कहाँ से आ रही है? f ऑफ c1 से f ऑफ b, ठीक है जी। यहाँ पे बताओ C1, C2, C3, C4। y बिलोंग्स टू f ऑफ C2 से f ऑफ C3। और बच्चों ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में तो देखो, इसमें तो f ऑफ a से f ऑफ b आ रहा है और इसमें f ऑफ b से f ऑफ a आ रहा है। तो बच्चों एक बात ही पता लग गई, जब डोमेन किसी इंटरवल के अंदर बंद होगी तो उन इंटरवल पे y वैल्यूज, और जहां पे ग्राफ बेंड कर रहा होगा, बेंडिंग पॉइंट क्या होता है? जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है, उन x पे y वैल्यूज, बहुत सारी y वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो a और b पे y वैल्यूज, और जहां पे ग्राफ बेंड कर रहा होगा उन पे y वैल्यूज। हमें क्या करना है? क्या करना है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी y वैल्यू लेनी है, दैट्स ऑल, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने करता हूं, देखिए। क्वेश्चन है, मान लीजिए y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज निकालनी है। मैंने क्या किया? 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा। इसको मैंने लिखा 5 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस इन्फिनिटी माइनस 5 प्लस 5 इन्फिनिटी। उसके बाद मान लीजिए ये कुछ ऐसे साइन आ रहा है, तो बच्चों डोमेन आ गई -5 से 5, ठीक है। डोमेन आ गई -5 से 5, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आप लोग क्या काम करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 1/2√25 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2√25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में -2x इक्वल टू 0 करेंगे। x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अब f ऑफ -5 निकालेंगे, f ऑफ 0 निकालेंगे, f ऑफ 5 निकालेंगे। बच्चों ये a और b का काम कर रहा है और ये c वाला काम कर रहा है। -5 इसमें डालेंगे तो 0 आएगा, 0 डालेंगे इसमें तो 5 आएगा, 5 डालेंगे इसमें तो 0 आएगा। मेरे पास 3 y वैल्यूज़ आ गई, जिसमें से 2 बाई चांस सेम आ रही है, कोई टेंशन नहीं है। बट हमें तो लेनी है सबसे छोटी और सबसे बड़ी y वैल्यू। अगर मान लो इनमें से कोई 1 आ जाता तो भी 0 से 5 ही आंसर होता, बिकॉज छोटा 0 और बड़ा 5। दिस वे जब भी ऐसा केस तब आपको करना है। डेरिवेटिव को 0 क्यों रखा बच्चों? क्योंकि मुझे वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बनेगा, इसलिए मैंने डेरिवेटिव को 0 रख के काम किया है, ठीक है। सो मैं अब कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ, वो प्रश्न आप लोग करेंगे।
2-5 मिनट लीजिए, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं करूँगा। ओके बच्चों, सो आई एम डूइंग ऑल द क्वेश्चंस, ध्यान दीजिए प्लीज सारे। पहले क्वेश्चन में डोमेन आई थिंक 1 to 5 आई हो, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, इंटरवल में आ रही है, डेरिवेटिव किया, जीरो रखा, टू एक्स इज 6, एक्स इज 3, वैल्यूज डालो बच्चों, पहले 1 डालो, फिर 3 डालो, फिर 5 डालो। 1 डालोगे तो 2 आएगा, 3 डालोगे तो 2√2 आएगा, 5 डालोगे तो 2 आएगा, 2 से 2√2 आ रहा होगा आई थिंक सबका ये आंसर। ठीक है गाइज, ये वाला अभी करा है बच्चों, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 0 से 3 रेंज का, डोमेन -3 से 3 आ रही होगी। अभी किया ना मैंने 25 वाला क्वेश्चन, बस 25 की जगह 9 यूज हो रहा है। ठीक है, ओके देखिए बच्चों ध्यान से, अगला ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो रेंज आ रही है, डोमेन आ रही है -2 से इन्फिनिटी। ठीक है, इंटरवल में आ रही है, डेरिवेटिव करो जी, क्या आ रहा है, -1/2√x+2। गाइज इसको इक्वल टू 0 रख ही नहीं पाओगे, सब खत्म हो जाएगा, तो इट इज स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू 0। नाउ कैन यू ऑल अग्री कि f' सारी x की वैल्यूज के लिए लेस देन 0 आएगा। आप यहाँ पे x को कुछ भी डालो, अंडर रूट तो पॉजिटिव ही आना है, बाहर माइनस चल रहे हैं, तो हमेशा क्या आएगा, ये लेस दैन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग काइंड ऑफ ऐसा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जो रेंज की वैल्यू निकलती है वो डोमेन के जो एक्सट्रीम इंटरवल्स होते हैं उन्हीं पे कैलकुलेट की जाती है। तो f ऑफ -2 निकालो, बना रहा है, f ऑफ इन्फिनिटी निकालो, तो y बिलोंग्स टू -∞ से 1। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, जब कभी f' किसी भी x पे 0 ना आ रहा हो तो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, बिकॉज वो कहीं पे बेंड नहीं होगा, तो सीधा चलेगा या ऐसे आएगा, तो आपकी जो रेंज निकलेगी वो डोमेन के एक्सट्रीम इंटरवल्स पे निकलेगी। सो सिंपल, बहुत ही सरल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए आगे ध्यान से प्लीज। अगला है y इज इक्वल टू √5 - 2x। 5 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, x लेस देन इक्वल टू 5/2, -∞ से 5/2। ठीक है, ये आ रहा है बच्चों, सो सिंपल। हाँ जी, अगेन डेरिवेटिव अगर आप लोग करेंगे गाइस तो आएगा 1/2 √5 - 2x इंटू -2 विच इज लेस देन 0 अगेन। तो f ऑफ -∞ निकालिए, -2 -∞ प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 5 इन्फिनिटी, f ऑफ 5/2 निकालिए, आंसर आ गया 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, पहले 4 क्वेश्चन बेसिकली केस 2 से रिलेट कर रहे थे, और जो लास्ट 2 क्वेश्चन थे बच्चों उनको करने के तरीके थोड़े अलग हैं, इनमें केसेस अप्लाई नहीं होंगे, थोड़ा सा रैंडम फंडा अप्लाई आपने करना है। किस तरीके से, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, सुनिए जी। y है 1/में अंडर रूट में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगेन रैंडम ट्रायल एंड एरर लगा लो, x को 8 लो, पॉसिबल ही नहीं है, x को 8.2 ले लो, 8.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 ना, प्रूव हो रहा है ये,
तो अगेन r माइनस जेड, नॉन इंटीजर नंबर इस इनइक्वालिटीज को होल्ड कर रहे हैं, नॉन इंटीजर नंबर इस इनइक्वालिटीज को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए प्लीज। नेक्स्ट आता है बच्चों, अभी इसकी रेंज निकालना बाकी है। आप सुनो, क्या आप सारे बच्चे एग्री करते हो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा? उसके बाद हमने किया अंडर रूट, ये बचेगा। भैया बच्चों आप x को डालो ना, 8.2 और 8.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8, 8.2 माइनस 8 0.2, 0 से 1 के बीच में आएगा। इसके बाद क्या मैंने रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू शिफ्ट हो जाएंगी। बच्चों पता है 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, और अगर आपका दिमाग चले तो ये y बन चुका है जी, ये y बन चुका है जी। ठीक है, लिखिए आराम से सारे। नेक्स्ट था हमारे पास क्वेश्चन y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x प्लस 3। गाइस इसकी डोमेन तो रियल नंबर होगी। एक तरीका तो इन्वर्स निकाल के कर लो, दूसरा तरीका क्या है इसका बता रहा हूँ आपको। देखिए आपको पता है मॉड x प्लस 3 हमेशा पॉजिटिव होगा, मॉड है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये आएगा, 1 प्लस करोगे तो दोस्तों ये आएगा, और इसकी वैल्यू y हो जाएगी। आंसर आ गया बच्चों, पता भी नहीं लगा आपको। ठीक है, सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज अंडर द रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, आगे अब हम जब बढ़ने वाले हैं, जो कि आप 12th में रट्टा मारते थे, दैट इज, जिन्होंने नहीं पढ़ा 12th में कोई टेंशन नहीं है, जिन्होंने पढ़ा उनका भी सेम ही हाल है। ठीक है, सॉरी बच्चों। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहले तो फंक्शन को हम लोग हमेशा इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब होता है a मैपिंग b, a को b से मैप किया जा रहा है। यहाँ पे a आता है, यहाँ पे b आता है। a में जितने भी एलिमेंट आएंगे उन्हें डोमेन कहते हैं, और b में जितने भी एलिमेंट आएंगे उन्हें को डोमेन कहते हैं। ठीक है, और a के एलिमेंट जो b से मैच करते हैं उन b के एलिमेंट को हम लोग रेंज कहते हैं। फाइन। अब टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, उस फंक्शन का नाम है वन वन फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन लिख लें पहले। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए has a unique image in B, then f is 1 1। एग्जाम्पल देखो, बच्चों देखो सबकी अलग अलग इमेज है। ठीक है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 8 है, 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 9 है। ये 1 1 है। ये भी 1 1 है। ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 की इमेज 4 है, 2 की भी 4 है। सबकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे 4 जो है एक से ज़्यादा पार्ट की इमेज बन रहा है, इसलिए इसको 1 1 में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग 12th में जो पढ़ते थे या स्कूल लेवल पे पढ़ते थे ऐसे लिखते थे। मान लो ये है 4 इक्वल टू 4, ये वाला 4 भी 1 से आ रहा है और ये वाला 4 भी 1 से आ रहा है, तो दो जहाँ से ये इसको f ऑफ x1 और f ऑफ x2 कर लो, तो जो x1 और x2 आ रहे हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों y वैल्यू जो सेम है, अगर वो दोनों y वैल्यू सेम ही x से आ रही हैं तो 1 1 है। यहाँ देखो 4 इक्वल टू 4, ये वाला 4 1 से आ रहा है और ये वाला 4 2 से आ रहा है, सेम नहीं है ना, तो इसलिए 1 1 नहीं है। सो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 implies x1 इक्वल टू x2,
दो सेम वाई वैल्यू लीजिए, अगर वो दोनों सेम वाई वैल्यू सेम एक्स से आती हैं, दो सेम वाई वैल्यू दो सेम एक्स से आती है तो 1 1 है, क्योंकि दो सेम एक्स से आने का मतलब एक ही एक्स से आ पाएगा वो वाई बस। अगर दो सेम वाई वैल्यू दो डिफरेंट एक्स से आती है नहीं हो पाएगा जी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सबको अच्छे से? बट मैं नहीं चाहता आप ये तरीका यूज कीजिए। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, व्हेन f is strictly increasing or strictly decreasing, then f is 1 1। जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो फंक्शन को 1 1 कहा जाता है। सिंपल, आई टेल यू हाउ। देखो बच्चों, मान लो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हर एक्स पे अलग अलग वाई आ रहा है, हर एक्स पे अलग अलग वाई आ रहा है 1 1। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है 3x³ + 8x + 9, कहता चेक करो 1 1 है नहीं, डेरिवेटिव करो 9x² + 8, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आप एक्स को कुछ भी डालिए डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1। सबसे अच्छा तरीका या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। ठीक है, लिख लीजिए इसको आराम से। नेक्स्ट आता है ऑन टू फंक्शन। When all elements of B has at least one pre-image in A, then F is on to। जब B के एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज होगी तो उसको ऑन टू कहा जाएगा। जैसे कि ये देखो, गाइस A to B, मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 की इमेज 4 है, 4 की प्री इमेज 1 है, सबकी प्री इमेज है ना कुछ ना कुछ। यहाँ भी 4 की एक से ज़्यादा प्री इमेज है, लिखा हुआ है कम से कम एक, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें इस 4 की प्री इमेज नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। सबसे अच्छा तरीका, 12वीं क्लास में तुम वहीं से वैल्यू निकालते थे, वहीं पे रख देते थे, पता नहीं क्या करते थे। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका पता है क्या इसका बच्चों? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। सो सरल। ठीक है, कोडोमेन जी रेंज के बराबर होगी। देखो पेपर में कोडोमेन तुम्हें दे रखा होगा, ठीक है, रेंज निकालना मैंने तुम्हें सिखाया है। तो जैसे ही कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल आ जाएंगे फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। सो सिंपल। कोडोमेन दे रखी होगी, रेंज तुम निकालना जानते हो, दोनों मैच करेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब इसमें ना एक क्वेश्चन ये आता है कि when function is invertible, कहते हैं जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो फंक्शन को इन्वर्टिबल कहते हैं। बट क्यों कहते हैं जी? क्यों इन्वर्स होता है उसका? क्यों 1 1 पे इन्वर्स क्यों नहीं होता? क्यों सिर्फ ऑन टू पे दोनों का होना ज़रूरी है? या क्यों सिर्फ ऑन टू पे इन्वर्स क्यों नहीं होता? क्यों 1 1 का होना भी ज़रूरी है? देखो कैसे, मान लो ये एक क्वेश्चन है, सबको क्लियर है, ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है, ये f है। गाइस इसका इन्वर्स निकालोगे तो ऐसे आएगा, बट b में सिर्फ 4 5 6 ही आएगा, 7 तो आएगा नहीं, तो सारा शिफ्ट नहीं हो पा रहा ना, तो इन्वर्स नहीं। इधर आओ, इन्वर्स 4 5
4 पे 1 और 4 पे 2, फंक्शन ही नहीं है। पहला एलिमेंट सेम कैसे हो सकता है, 4 1 4 2, तो फिर ऑन टू फंक्शन कैसे, तो फिर इनवर्स फंक्शन कैसे होगा। ये इधर आ जाओ, वन वन भी ऑन टू भी है ना, सबकी यूनिक इमेज है और सब कोडोमेन रेंज के बराबर है। इसलिए कहते हैं वन वन और ऑन टू दोनों होना जरूरी है, अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इनवर्स निकालने को पेपर में आए तो बच्चों पहले वन वन ऑन टू चेक करोगे। सम टाइम कभी कभार ऑन टू चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप वन वन के बेसिस पे भी आंसर लिख सकते हो, एक्सेप्टेबल है। ऑन टू कभी कभी बहुत बड़े बड़े पावर 10-15 वाले फंक्शन आ जाते हैं, तो ऑन टू प्रूफ करना उसमें कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वन वन के बेसिस पे भी आप लिख सकते हो, सिंस इट इज़ वन वन सो इट हैज़ अ इनवर्स। ऐसे दोनों का होना जरूरी है, बट मैं बता रहा हूँ कभी कभार पेपर में ऑन टू नहीं निकल पाता बिकॉज ऑफ दी टफेस्ट कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। अब ऐसे नहीं निकल भी रहा हो तो भी तुम कहो सर निकल नहीं पा रहा था, आपने मना किया था, भैया देख लेना एक बारी। ठीक है, तो जब वन वन और ऑन टू दोनों होगा फंक्शन तो उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? ओके जी। इस टॉपिक में एक लास्ट चीज और रहती है, वो हम और कर लेते हैं, फिर टॉपिक बढ़िया तरीके से ओवर। इनवर्स फंक्शन थ्योरम। y बराबर एफ एक्स है, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स। ठीक है, इनवर्स क्या होगा, x बराबर जी वाई, सो डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा, जी डैश वाई। बच्चों अगर आप लोग अग्री करो तो कैन आई राइट जी डैश वाई एज 1 अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, बोलो जी। एंड बच्चों 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। सो जी डैश वाई का एक फॉर्मूला बना 1 अपॉन एफ डैश एक्स। ये क्यों, समटाइम जी वाई निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फंक्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो एफ डैश एक्स की मदद से इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। तो जी डैश वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, भूलोगे तो नहीं। ओके, क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन एक, y बराबर 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 2 और आपसे बोला हुआ है g डैश माइनस 2 निकालो। तो g डैश माइनस 2 के लिए ध्यान दीजिएगा प्लीज सारे, इसको ऐसे कर लो, x5 3x क्यूब प्लस 8x माइनस 2। ठीक है, ये बोला। अच्छा, g डैश मतलब पहले x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, जो कि निकालना बड़ा ही मुश्किल है। इनवर्स चेक करने के लिए डेरिवेटिव कर लो कि 5x4 9x स्क्वायर प्लस 8 आ रहा है, जो इसका डेरिवेटिव आ रहा है ना बच्चों वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, तो 1 1 है तो इनवर्स है। ठीक है, अब हमें निकालना है जी डैश माइनस 2। तो गाइस जी डैश वाई, बट यहाँ पर x आना चाहिए ना, यहाँ y है तो यहाँ x होगा, तो y की वैल्यू -2 है। तो बताओ y -2 x की किस वैल्यू पे आ सकता है हिट एंड ट्रायल से, 0 पे, तो 1 अपॉन एफ डैश। बच्चों ये नहीं यहाँ जो y है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ y है तो यहाँ x ढूंढना पड़ेगा, तो y की वैल्यू तुम्हें दे रखी होगी, x निकालना होगा, किस x पे y -2 आएगा। ठीक है, सो फाइनली एफ डैश 0, तो यहां पे 0 डाल दीजिए, आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन थ्योरम। ठीक है, तो बच्चों दिस इज द एंड ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। आप प्लीज कीप रिवाइजिंग इट, डू एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन फ्रॉम एनी बुकलेट। ठीक है, टिल देन नमस्कार।